चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रियम्बल एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है प्रियम्बल, इसका मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, आरंभ करना, प्रस्तावना देना। साइलेंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताएं किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भारत का जो संविधान था वो कौन लाया? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पारित हुआ। ठीक है, संविधान सभा कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, या संविधान परिषद। द असेंबली वॉज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। अब देखिए ये जो सभा है, परिषद है, वो क्या है? वो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। इट हैड लेड डाउन सर्टेन आइडियल्स टू बी इंक्लूडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। यह कुछ विचारधाराओं को दी जो कि संविधान में जोड़े गए। दीज आइडियल्स इंक्लूडेड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, गारंटी टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। अब यह जो आइडियल्स थे इसमें क्या था कि भारत के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, समान हक मिलेगा, आज़ादी मिलेगा। ठीक है, आइडियल्स का मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब आदर्श। तो जो आदर्श थे उनमें ये था। ठीक है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सरकार को चुनते हैं और उस हिसाब से कार्य होता है। इट हैज़ also proclaimed that India will be a sovereign democratic republic। अब देखिए इसमें ये भी बात था कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जो कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब जो लोग हैं, जो जनता है, उनके हाथ में ये शक्ति रहेगी कि वह चुनेंगे कि कौन उनका सरकार चलाएगा। प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना। The Constitution of India begins with a preamble। जो भारत का संविधान है वो कैसे आरंभ होता है? वो एक प्रस्तावना के साथ शुरुआत होती है उसकी। The preamble contains the ideals, objectives and basic principle of the Constitution। अब यह जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या है? उसमें बहुत सारे आदर्श हैं, उद्देश्य हैं और संविधान का जो मूल है वो लिखा हुआ है। The silent features of the constitutions have evolved directly and indirectly from these objectives which flow from the preamble। अब जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वह इसी से, जो preamble है, जो प्रस्तावना है, उसके उद्देश्यों से यह directly and indirectly इसका विकास होता रहा। In this lesson you will learn about the framing of the constitution, its political philosophy as reflected in the preamble and the silent features of the constitution। अब इस चैप्टर में जो बहुत सारे वीडियोस आप लाइन से आप पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? आप ये देखेंगे कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो कैसे हुआ इसकी प्रस्तावना में, और इसके प्रमुख जो विशेषताएं हैं किसके? संविधान के, वो क्या है। अब देखिए हर जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? Recognize the significance of Constitution as the fundamental law of the land। आप ये समझ पाएंगे कि एक संविधान का क्या महत्व होता है एक जमीन में कानून पारित करने पे, क्योंकि भारत क्या है? एक जमीन है, उसका जो संविधान है वह उसके लिए नियम देता है। Describe the composition of the Constituent Assembly and the role of the drafting committee and the objective of Constituent Assembly। अब आप ये बता पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बना। ठीक है, जो संविधान सभा या संविधान परिषद है वो कैसे बना, फिर जो ड्राफ्टिंग कमिटी है उसका क्या काम है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, इसका क्या उद्देश्य है। आइडेंटिफाई द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रेलेवेंस। अब देखिए जो संविधान है उसकी प्रस्तावना कैसी रखी गई, ठीक है, वो, फिर उसका ज़रूरत क्या था, उसका रेलेवेंस क्या है वो आप पढ़ेंगे।
आइडेंटिफाई द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रियम्बल एंड देयर रिफ्लेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुआ जो संविधान में, उसमें प्रियम्बल का क्या बेसिक फंक्शन हुआ, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या था और वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ। आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का मूल विशेषता क्या है वो आप देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रिटन एंड अनरिटन एज वेल एज अ रिजिड एंड अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये चीज समझ पाएंगे कि जो लिखित है और जो अलिखित है, ठीक है, जो रिजिड और जो फ्लेक्सिबल संविधान में हमारे नियम है उसके बीच में क्या अंतर है। एनालाइज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का क्या प्रकृति है वो आप समझ पाएंगे। एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप देखिए, जो राज्य नियम बनाते हैं, ठीक है, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इन सब के महत्व को आप समझ पाएंगे। Recognize the special features that distinguish the Indian Constitution from other constitution of the world. अब आप यह समझ पाएंगे कि वह क्या विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को विश्व के दूसरे संविधानों से अलग करती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जितना सारा उद्देश्य पढ़े इससे रिलेटेड सब छोटा छोटा टॉपिक बनेगा, ठीक है, तो लाइन से आप सारा वीडियो देखिए तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 5.1 द कॉन्स्टिट्यूशन। The modern state is considered to be a state for the welfare of the people. आप देखिए, जो आधुनिक राज्य है उसको ये माना जाता है कि वह इसलिए है कि वह अपने लोगों का भला करेगी, ठीक है, लोगों का भलाई का काम होगा। It is therefore suggested that it should have a government of a particular form with appropriate powers and function. इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि ऐसी सरकार बने जिसके पास अतिरिक्त जितनी जरूरत है उतनी शक्तियां हो और वो अपने कार्य को कर सके। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स विच डिटरमाइन एंड डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वह दस्तावेज जिसमें नियम कानून लिखे हुए हैं, जिसमें यह लिखा है कि सरकार कैसे बनेगी, जिसमें यह लिखा है कि नागरिक, एक देश के नागरिक और उसके सरकार के बीच में क्या संबंध होगा, उस दस्तावेज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं। एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद टू मेन एस्पेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। आप देखिए, जो संविधान है उसके दो मूल तत्व होते हैं। इसमें पहला ये देखा जाता है कि जो सरकार का अलग अलग पड़ाव है। अब देखिए, एक ही लेवल का सरकार नहीं है, ठीक है, तो जो सरकार है उसके अलग अलग पड़ाव में किसके साथ क्या संबंध है, साथ ही साथ सरकार और देश के जो नागरिक हैं उनके बीच में क्या संबंध है, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ए स्टेट। एक राज्य का जो सबसे मूल कानून होता है वह संविधान में होता है। इट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट विच इट हैज टू अचीव, ठीक है, वह अपने राज्य का जो उद्देश्य है उसके अनुसार इसमें चीजें लिखी होती हैं जो उस राज्य को पाना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इज वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब देखिए, सरकार के बहुत सारे भाग होते हैं। सरकार जिस तरह से बनती है वो उसके भी बहुत तरीके होते हैं। तो जो संविधान है उसमें ये सब चीज दिया हुआ है कि कैसे सरकार बनेगी। सरकार का अलग अलग जो पड़ाव है, ठीक है, अलग अलग तरह की जो सरकारें हैं उनका आपसी क्या संबंध होगा। इन एडिशन इट डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। साथ ही साथ उसमें यह भी रहता है किसमें, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं, उनको क्या करना है। इट इज देयरफॉर considered to be the basis of the governance of the country both in terms of goals and objectives as also their structures and functions. इसलिए संविधान को एक देश को के सरकार को चलाने का मूल माना जाता है, क्योंकि इसमें दो सब लिखा रहता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है, साथ ही साथ
सरकार कैसे बनेगी, उसका काम क्या होगा, ये सारी चीजें आपको संविधान में मिलेंगी। और जो भी देश है उसको अपने संविधान के अनुसार, संविधान में दिए हुए कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार रहना पड़ता है। और जितने भी नागरिक हैं वो अगर संविधान के खिलाफ कुछ करते हैं तो वो दंड पाते हैं, उनको पनिश किया जाता है। अब देखिए हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.2 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए जो भारत का संविधान है वो कौन बनाए, वो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना। द असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946। सन 1946 में इस सभा का गठन हुआ था। The members of the Constituent Assembly were indirectly elected by the members of the existing provincial assemblies. अब देखिए ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, इनडायरेक्टली उनको कौन चुने, जो प्रोविंशियल असेंबली के जो एग्जिस्टिंग सदस्य थे, जो उस समय प्रोविंशियल असेंबलीज के सदस्य थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुने। In addition, there were members nominated by the rulers of the princely states. अच्छा, जो राज्य में राजाएं थे उनके जो मालिक थे, ठीक है, राजा थे, वो कुछ सदस्यों को चुने थे। With independence of India, the Constituent Assembly became a fully sovereign body. जैसे ही भारत आजाद हुआ तो यह जो संविधान सभा है यह बहुत शक्तिशाली हो गया। The Constituent Assembly, following the partition of the country in 1947, consisted of 299 members as on 31st December 1947. जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो यह जो संविधान सभा है इसमें उस समय कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। कब? 31 दिसंबर 1947 में। Of these 229 members were elected by the provincial assemblies and the rest were nominated by the rulers of the princely states. अब ये जो 299 सदस्य थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इनमें से 229 सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा। और जो बाकी के सदस्य हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, राजा थे, वो नॉमिनेट किए थे। Majority of the members in the Constituent Assembly belong to the कांग्रेस पार्टी। अब उस समय कांग्रेस पार्टी जो है, जो राजनीतिक एक दल है, इसके सबसे ज्यादा सदस्य थे इन 299 सदस्यों में। All prominent leaders of the freedom movement were members of the assembly. अब इस सभा के जो सदस्य थे वो सारे आजादी की लड़ाई में जो नेता थे वो सभी इसके सदस्य थे। Princely states, during the British rule, there were about 560 areas which were not directly under the control of the British. अब देखिए ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे। जब ब्रिटिशर्स भारत पे राज कर रहे थे तब उस समय 560 ऐसे जगह थे जहां पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण डायरेक्टली नहीं था, सीधे तौर पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण वहां नहीं था। These were kingdoms of और रियासत अंडर इंडियन रूलर्स और प्रिंस। अब ये वह राज्य थे, रियासत थे जो कि भारतीय राजाओं के अंतर्गत थे। These were called princely states. अब इनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। To name a few, कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा were some of the princely states. अब कुछ के यहाँ पे नाम दिए हैं जैसे कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूरी, बड़ौदा, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। 5.2.1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यह जो संविधान सभा था यह किस तरह से काम करता था, ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। The Constituent Assembly was chaired by the President of the Assembly, Dr. Rajendra Prasad, was elected as the President of the Assembly. अब देखिए ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ये जो संविधान सभा थे उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है।
द असेंबली वर्कड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज। अब यह जो सभा है इसको बहुत सारे जो कमिटीज थे और उसके नीचे जो कमिटीज थे वो सारे मिल के इसका मदद करते थे। द कमिटीज वर ऑफ टू टाइप्स। अब यह जो कमिटी था, समिति था, यह दो तरह का था। रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग विद प्रोसीजर्स एंड कंसर्निंग इंपॉर्टेंट इश्यूज। अब देखिए, एक ये था कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, उसको देखना, और दूसरा क्या क्या परेशानियां हैं उनको देखना। इन एडिशन देयर वाज एन एडवाइजरी कमिटी प्राइमरली एडवाइज्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब इसके साथ साथ एक एडवाइजरी कमिटी था जो कि बाहर से काम करता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमिटी था, जो समिति था, वह था ड्राफ्टिंग कमिटी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। अब ये देखिए, ये B.R. अम्बेडकर जी का फोटो है। ये कौन है? ये उस समय ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। द टास्क ऑफ द कमिटी वॉज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यह जो कमिटी था, समिति था, उसका काम क्या था? जो संविधान है उसका ड्राफ्ट बनाना, कि क्या नियम कानून होगा, क्या चीज है, उसको पहले ड्राफ्ट करना, लिखना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर 166 days स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days। अब ये जो संविधान सभा है ये 166 दिन यहाँ पे काम हुआ। कितने वर्षों में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अंदर। द प्रोसीजर फॉलोड इन द असेंबली वॉज सिमिलर टू दैट विच इज फॉलोड इन द लेजिस्लेचर। अब देखिए, जो काम करने का तरीका था असेंबली में वो विधानमंडल, विधानसभा, लेजिस्लेचर के जैसा ही था। यू विल स्टडी अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट लेसन्स ऑन पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, फिर पार्लियामेंट के बाद हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, किस तरह से काम होता है, उस बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। द लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कॉन्शियस दैट द नीड ऑफ द आवर वॉज जनरल अग्रीमेंट ऑन डिफरेंट इश्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अब देखिए, ये जो संविधान सभा के नेता थे, ठीक है, वो इस बारे में ज्यादा ध्यान देते थे कि उस समय की क्या जरूरत है, अलग अलग जो इश्यूज है, जो परेशानियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उस पर काम करना। एज अ रिजल्ट डेलिब्रेट एफर्ट वर मेड टू अचीव कॉन्सेंसस। अब देखिए, इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से वो लोग आम सहमति, मेल, सबको मिला कर चलना, इस चीज पर वो लोग बहुत ही काम किए। While arriving at any decision, the aspirations of the people were upmost in the minds of the members of the assembly। जब भी वह कोई निर्णय लेते तो वह इस चीज को ध्यान देते कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या चाहते हैं उनसे, और अपने दिमाग में उस चीज को रख के वो जो सभा के सदस्य थे वो अपने निर्णय को लेते थे। 5.3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये संविधान है उसका उद्देश्य क्या था? The Constitution of Independent India was framed in the background of about 200 years of colonial rule, a mass-based freedom struggle, the national movement, partition of the country and spread of communal violence। अब देखिए, जो आज़ाद भारत का जो संविधान लिखा गया वह हमारे 200 साल पुराने जो कॉलोनियल रूल थे, जो हमारा इतना बड़ा आज़ादी की लड़ाई हुई, जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतियां हुई, फिर हमारे देश का विभाजन हुआ, बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस हुए, ठीक है, हिंसा हुई, उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। Therefore, the framers of the constitution were concerned about the aspiration of the people, integrity and unity of the country and establishment of a democratic society। इसलिए जो लोग संविधान बना रहे थे वह इस बात पर को ध्यान दिए थे कि लोगों की क्या इच्छाएं हैं, कैसे लोगों को एक साथ करना है, फिर देश को कैसे जोड़ के रखना है, साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक समाज बनाना है। Amongst the members there were some who held different ideological views। अब देखिए, जो सदस्य थे उनमें से कुछ लोगों का दूसरा सोच था। There were others who were inclined to socialist principles, still others holding Gandhian thinking about nothing could act as any kind of
impediment in the progress of the assembly's work because all these members were of liberal ideas. अब देखिए, बहुत सारे उसमें ऐसे सदस्य थे जो कि उनका अलग अपना सोच था, ठीक है, उनका जो झुकाव था वह सोशलिस्ट, इंक्लाइंड मतलब झुकाव, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ, एक एक वर्ड हम लोग समझेंगे। समाजवादी सिद्धांत था उनका, ठीक है, कुछ लोग समाज के हिसाब से सोचते थे, कुछ लोग गांधी जी के हिसाब से सोचते थे, लेकिन इसमें कुछ भी हो नहीं पाता था, ठीक है, क्या चीज में कोई भी बाधा नहीं आ पाती थी। असेंबली को, सभा को जिस तरह से काम करना था वो अपना करता था, ठीक है, क्योंकि जो असेंबली के, जो सभा के सदस्य थे वो लिबरल थे। लिबरल का मतलब क्या होता है, वो उदारवादी थे, ठीक है। Their main aim was to give India a constitution which will fulfill the cherished ideas and ideals of the people of this country. उनका उद्देश्य क्या था कि भारत को एक संविधान मिले, कानून मिले, ठीक है, जिससे उसके जो लोग हैं, जो नागरिक हैं उसके देश के, वो उनका जीवन फले फूले और सबका साथ रहे, सब अच्छे से रहे। Conscious efforts were made to have consensus on different issues and principles and thereby avoid disagreement. अब देखिए, बहुत सारे एफर्ट्स लाए गए ताकि लोगों के बीच में एकाग्रता बनी रहे, लोगों का आम सहमति के साथ काम हो, अलग अलग जो समस्याएं हैं, जो सिद्धांत हैं, इसको ध्यान पे रखा गया, ठीक है, ताकि असहमति ना हो। The consensus came in the form of the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly in December 17, 1946, which was almost unanimously adopted on January 22, 1947. अब यह जो आम सहमति की बात है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में आया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब लाया गया? 17 दिसंबर 1946 में। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में, ठीक है, जिसको 22 जनवरी 1947 में लागू कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स द असेंबली कंप्लीटेड इट्स टास्क बाय नवंबर 26, 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में जो उनका उद्देश्य था, ठीक है, वो असेंबली पूरा किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26, 1950। अब जो हम लोग का संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कब आ गया, लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को। फ्रॉम दैट डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। उस दिन से भारत जो है वह एक रिपब्लिक देश बन गया, एक गणतंत्र बन गया। Exactly 20 years before the first Independence Day was celebrated on 26 January 1930 as decided by the Lahore session of the Congress on December 31, 1929. अब ये जो आपका 26 जनवरी 1950 है, इसके ठीक 20 साल पहले, ठीक है, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में, जो कि लाहौर सेशन कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को सोचा गया था। Hence 26 January 1950 was decided as the day to influence the constitution. अब इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये वो दिन माना गया जब संविधान को लागू किया जाएगा, ठीक है, और हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस मनाते भी हैं। 5.4 द प्रियम्बल। अब यहाँ पे एक शब्द है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, ये पहले मैं आपको बताता हूँ। प्रियम्बल का मतलब होता है किसी चीज की प्रस्तावना करना, भूमिका, शुरुआत, आरंभ करना, भूमिका लिखना। As you know that the Constitution of India commences with a preamble. जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का संविधान था वह एक प्रस्तावना से आरंभ हुआ। Let us find out what a preamble is. आइए हम लोग देखते हैं कि एक preamble, प्रस्तावना, क्या होता है। The preamble is like an introduction or preface of a book.
किसी किताब का जो हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, उसी तरह से प्रियम्बल एक प्रस्तावना होती है. As an introduction, it is not a part of the contents, but it explains the purpose and objective with which the document has been written. अब देखिए ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है. तो ये जो कंटेंट है उसका वो नहीं है, हिस्सा नहीं है. ये हम लोग को बताता है कि उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जो डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है. सो इज द केस विद द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब भारतीय संविधान जो है उसमें प्रियम्बल का यही रोल है. एज सच द प्रियम्बल प्रोवाइड द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमारे संविधान का, उसका गाइडलाइंस इसमें दिया हुआ है. देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बारे में प्रियम्बल, उसकी क्या प्रस्तावना है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ठीक है, हम भारत में के नागरिक, हम लोग भारत का जो कानून है, जो संविधान है, वो बनाए हैं, ठीक है, जिसमें सॉवरेनिटी, देखिए, सर्वोच्च सत्ता, समाजवाद, सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म में क्या होता है, हर एक जाति धर्म एक साथ रहे, ठीक है. डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, ये 5 हमारे मूल हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. और भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सिक्योर रखना, उनको सुरक्षित रखना. अब इसमें जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. अब देखिए, न्याय, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में सबको मिलना चाहिए. लिबर्टी, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए उनके सोच पर, वो जो करना चाहते हैं उस पर, वो जो मानना चाहें, जो वो बिलीव करें, जो जिन पे उनकी आस्था हो, वो जिस भगवान को चाहे पूजें. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लोगों को एक जैसा स्टेटस मिलना चाहिए. एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम फ्रैटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है, कि सब लोग साथ रहें, ठीक है, हर एक इंसान को अपना एक समान इज्जत मिले, एकता बनी रहे, राष्ट्र की एकता बनी रहे. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है. 1. Subs by the Constitution. 42nd Amendment Act 1976 S2 for Sovereign Democratic Republic with effect from 3rd January 1977. Subs by S2 for Unity of the Nation with effect from, यहाँ पे डेट्स दिया हुआ है कि किस तारीख से क्या क्या चीज लागू होगा. ठीक है, अब इसके बारे में, प्रियम्बल के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे. देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, उसकी क्या प्रस्तावना थी, भूमिका थी. द प्रियम्बल in brief explains the objective of the constitution in 2 ways. One about the structure of the governance and the other about the ideals to be achieved in independent India. अब जो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल था, ठीक है, किसका, भारतीय संविधान का, वो संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है 2 तरीके से. एक, जो हमारा सरकार बनेगा, ठीक है, जो हम लोग सरकार चलाएंगे, वो कैसे, उसका संरचना कैसे होगी, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस. दूसरा, जो आजाद भारत है, ठीक है, उसका जो सोच है वो कैसे पूरा किया जाएगा. इट इज बिकॉज ऑफ दिस द प्रियम्बल इज कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी कारण की वजह से जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, उसको माना जाता है कि संविधान की यह चाबी है. द ऑब्जेक्टिव विच आर लेड डाउन इन द प्रियम्बल आर, अब जो प्रियम्बल में उद्देश्य दिए गए हैं वो क्या है. Description of the Indian state as sovereign, socialist, secular, democratic republic. Socialist, secular added by 42nd Amendment 1976. अब देखिए, जो भारतीय राज है, ठीक है, उसमें सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कॉन्सेप्ट आया. इसके बारे में हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर
ये 42nd अमेंडमेंट किया गया था, चेंज लाया गया था 1976 में। देखिए, कानून बदलता रहता है, उसको अमेंडमेंट हम लोग कहते हैं। प्रोविजन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको कुछ प्रोविजंस मिला, अधिकार क्या क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation। इसके बारे में हम बताएं। आपके पास न्याय होना चाहिए, सबके पास आज़ादी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, लोगों में एकता होनी चाहिए। Let us see what these objectives mean and how have these been reflected in the constitution। तो आइए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो उद्देश्य है इनका मतलब क्या है और ये किस तरह से हमारे जो संविधान है उसमें हम लोग को ये मिलता है। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.5 सॉवरेन, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, अल्टीमेट पावर, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर जिसका कोई धर्म से लेना देना ना हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणतंत्र। आइए एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सॉवरेनिटी, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, अल्टीमेट पावर। सॉवरेनिटी इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एलिमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट स्टेट। अब कोई भी जो आज़ाद राज्य होगा उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होगा वो यह होगा कि उसके पास सर्वोच्च सत्ता होगी। इट मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, दैट इज अ गवर्नमेंट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी अदर पावर, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसका मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से उस राज्य को आज़ादी मिलेगी। कहने का मतलब उसकी जो सरकार है उसको कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वह आंतरिक रूप में हो या बाहरी रूप में हो, उसको नियंत्रित नहीं करेगी। अ कंट्री कैन नॉट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट बीइंग सॉवरेन। एक राज्य का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास सर्वोच्च सत्ता, पूरा राज नहीं है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी सत्ता, उसका पूरा जो अल्टीमेट पावर है इंडिया का अपने पास ही है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, वह बाहरी नियंत्रण से आज़ाद है। इट कैन फ्रेम इट्स पॉलिसीज, वह अपने नियम कानून को खुद बना सकते हैं। इंडिया इज़ फ्री टू फॉर्मुलेट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। भारत का जो विदेशी नीति है वह अपने हिसाब से बना सकते हैं और अपने हिसाब से उनके पास आज़ादी है कि वह उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर है सोशलिस्ट, समाजवादी। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो संविधान की प्रस्तावना आई थी उसके वास्तविक रूप में समाजवादी, सोशलिस्ट यह शब्द नहीं था उसमें। In 1976, the 42nd Amendment to the Constitution incorporated socialist and secular in the preamble। सन 1976 में जब 42वां अमेंडमेंट आया, बदलाव आया, एडिशनीज भी हम लोग कहते हैं इसको, संविधान में, तो उसमें समाजवाद और सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता यह जोड़ा गया। The word socialism had been used in the context of economic planning। अब जो आर्थिक योजना बनाई गई उसमें सोशलिज्म शब्द मतलब समाजवाद जो है वह लाया गया, जोड़ा गया। इट सिग्निफाइज मेजर रोल ऑन द इकोनॉमी। अब यह जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, काम है। इट ऑल्सो मीन्स कमिटमेंट टू अटेन आइडियल्स लाइक रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब इसका मतलब ये भी है कि जो असमानताएं हैं उनको हटाया जाए, लोगों को जो एकदम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें लोगों को दी जाएं, साथ ही साथ एक काम के लिए एक जैसा ही पेमेंट, पैसा लोगों को दिया जाए। When you read about the directive principle of the state policies, you will see how these ideas have been incorporated as well as partly implemented in the constitution। जब आप आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यह जो सिद्धांत है इसको कैसे लाया गया और कुछ हिस्सा इसका संविधान में भी जोड़ा गया। फिर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी जाति, धर्म
ना हो। In the context of secularism in India, it is said that India is neither religious nor irreligious nor anti-religious. अब देखिए, भारत के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म, तो यह बोला जाता है कि भारत में ना तो कोई धर्म है, ठीक है, ना ही ये अधर्म के, मतलब यहाँ पे देखिए सभी तरह के लोग रहते हैं, ये धर्म के खिलाफ भी नहीं है, ये लोगों के ऊपर धर्म जबरदस्ती डालता भी नहीं है। जिसको जो धर्म का पालन करना है वह करे, जिसको जिसकी पूजा करना है करे, जिसको जिसको मानना है वो माने। नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज दैट इन इंडिया देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, द स्टेट विल नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन आउट ऑफ द पब्लिक फंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोई भी एक राज्य धर्म के आधार पर नहीं होगा। कोई भी राज्य किसी एक धर्म को ज़्यादा सहायता नहीं करेगा। जो पब्लिक फंड है, जो सबका पैसा मिलता है सरकार को, उससे जो भी काम होगा वो सारे धर्मों के लोगों के लिए होगा। इसमें धर्म के हिसाब से लोगों को नहीं बांटा जाएगा। These has two implications. Every individual is free to believe in and practice any religion he or she belongs to. State will not discriminate against any individual or group of the basis of religion. अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हर एक व्यक्ति आज़ाद है अब कि वह जो चाहे वह उसको माने, जिस चीज़ पे उसको विश्वास है वह उसको अपनाए, वह किसी भी धर्म को माने जिससे वह संबंधित है, वह किसी की भी पूजा करे। साथ ही साथ जो राज्य है, ठीक है, उसकी जो सरकार है वह लोगों में अंतर नहीं करेगी, समुदायों में अंतर नहीं करेगी उनके धर्म के आधार पर। चाहे कोई भी हो, सबको एक बराबर देखा जाएगा। फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणतंत्र। As you have noticed while reading the preamble of the Constitution that the Constitution belongs to the people of the India. जब आप संविधान के प्रस्तावना को पढ़ रहे थे तब आप यह चीज़ ध्यान दिए होंगे कि यह जो संविधान है यह किसके लिए है? यह भारत में रहने वाले लोगों के लिए। The last line of the preamble says hereby adopt. जो preamble है उसका जो अंतिम लाइन है, जो वाक्य है, वो कहता है कि hereby adopt, मतलब अब हम लोग इसको मानते हैं, enact and give to ourselves this constitution. इस संविधान को हम लोग मानते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं और खुद को यह संविधान देते हैं। In fact, the democratic principles of the country flow from this memorable last line of the preamble. अब यह जो हमारा लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है हमारे देश का, वह इसी अंतिम वाक्य से है। Democracy is generally known as government of the people, by the people, for the people. अब देखिए, लोकतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ जो सरकार है वह किसकी सरकार है? लोगों की सरकार है। कौन यह सरकार चुनता है? जो उसके नागरिक है वो चुनते हैं, ठीक है। यह सरकार किसके लिए बनाई गई है? उसके नागरिक के लिए, उसके देश के नागरिक के लिए। Effectively, this means that the government is elected by the people. It is responsible and accountable to the people. अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सरकार है इसको कौन चुना? उस देश के नागरिक चुने। अब यह जो सरकार है वह अपने देश के नागरिकों के प्रति उनका उत्तरदायित्व है और अकाउंटेबल है, मतलब सरकार को अपना लेखा जोखा लोगों को बताना पड़ेगा। The democratic principles are highlighted with the provision of universal adult franchises, elections, fundamental rights and responsible government. अब यह जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ देखा जाता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज होगा, इलेक्शंस होगा, लोगों का जो अधिकार होगा, मूल अधिकार, फिर जो सरकार है उसके क्या उत्तरदायित्व होंगे, वो सब चीज़। दीज यू विल रीड इन सब्सिक्वेंट लेसन्स। अब इसके बारे में आप आईए के चैप्टर्स में, आईए के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। द प्रियम्बल ऑल्सो डिक्लेयर्स इंडिया एज रिपब्लिक। अब यह जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है संविधान का, वह यह बताता है कि भारत जो है वह गणतांत्रिक है, रिपब्लिक है। इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट who is indirectly elected and he is not a hereditary ruler as in case of the British monarch. इसका मतलब क्या होता है कि जो राज्य का हेड है, मतलब सबसे ऊंचा जो पद है,
ठीक है, वो प्रेसिडेंट का है जो कि लोगों के द्वारा चुना गया है, ठीक है। वह जन्म से नहीं है, उसका खून का रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, जैसे ब्रिटिश मोनार्क में होता है कि वहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है। अंडर चैप्टर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव यू विल रीड इन डिटेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति बनता है भारत का, उसको कैसे चुना जाता है, ठीक है। 5.6 जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब देखिए, जस्टिस न्याय, लिबर्टी फ्रीडम आज़ादी, इक्वालिटी समानता। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बट देयर स्ट्रगल शुड ऑल्सो अशर इन द एरा ऑफ द रिस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड एंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए, जो आज़ादी की लड़ाई थी वह सिर्फ ये नहीं थी कि हम लोग को अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स के जो हमारे ऊपर शासन था उससे आज़ादी मिले। इस आज़ादी में ये भी था कि किस तरह से हम लोग हमारे देश के जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, उनके इज्जत को, उनके सम्मान को बनाए रखें, कैसे हम लोग गरीबी हटाएं, कैसे हम लोग हर एक प्रकार का जो शोषण था, जो लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, उसको हटाएं। Such strong motivations and cherished ideals have prompted the farmers to lay emphasis on the provisions of the justice, liberty and equality to all the citizens of India. तो यह जो मोटिवेशन था, यह जो सोच था, यह जो लोग फ्रेमर्स थे, ठीक है, क्या जो वो संविधान बनाए थे, वह यह चीज़ देखे कि हर एक इंसान को बराबर हक मिलना चाहिए, हर एक इंसान को एक जैसा न्याय मिलना चाहिए, साथ ही साथ समानता होनी चाहिए, सब एक बराबर होने चाहिए, एक दृष्टि से लोगों को देखनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके ये मतलब क्या हुआ। सबसे पहले जस्टिस, न्याय। जस्टिस promises to give people what they are entitled in terms of their basic rights to food, clothing, housing, participation in the decision making and living with dignity as human beings. जस्टिस, न्याय, इसमें यह वादा किया जाता है कि जो नागरिक है उनको जो उनका मूल अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, साथ साथ वह इंसान है इसलिए वो अपने डिसीजंस को ले सके, उनको जो चाहिए वो कर सके, साथ ही साथ वह इज्जत सम्मान के साथ जी सके। द प्रियम्बल कवर्स ऑल दीज डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब जो आपका संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, उसमें यह सारे चीज, सभी पहलू जो कि न्याय के हैं, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक रूप हो, ये सब चीज को लिया गया है। Besides the granting of political justice in the form of universal adult franchises or the representative form of democracy, इसके साथ ही साथ जो आपका राजनीतिक न्याय है, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज है, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। यू विल रीड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन नेक्स्ट लेसन। अब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, जो हमारा सामाजिक आर्थिक न्याय है, इसके बारे में हम लोग आगे के पाठ में पढ़ेंगे। लिबर्टी, आज़ादी। द प्रियम्बल ऑल्सो मैंशंस अबाउट लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए, जो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें यह भी दिया गया है कि लोगों को सोचने की आज़ादी होगी, वह जो बोलना चाहेंगे उनको बोलने की आज़ादी होगी। These freedoms have been guaranteed in the Constitution through the fundamental rights. अब यह जो आज़ादी की बात है, यह हमारे संविधान में इसकी गारंटी कैसे मिलती है? फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूलभूत जो आपका अधिकार है उस मामले से। दो फ्रीडम फ्रॉम वांट हैज नॉट बीन गारंटेड इन द फंडामेंटल राइट्स, सर्टेन डायरेक्टिव्स टू द स्टेट हैव बीन मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए, लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनकी जो आज़ादी होती है, इसका गारंटी तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है हर एक लोगों का अलग अलग आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, यह तो गारंटी रहता है, यह चीज़ दिया जाता है, सरकार मदद भी करती है सबकी, लेकिन हर एक आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ डायरेक्टिव्स है जो कि राज्य देता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है। फिर आती है इक्वालिटी की बात, समानता, सब एक बराबर है।
इक्वालिटी इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। आप देखिए, जो नवीन, जो अभी मॉडर्न, जो आपका लोकतांत्रिक जो सोच है, उसमें यह है कि सब एक बराबर है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्लेस द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी इन अ प्लेस ऑफ प्राइड इन द प्रियम्बल। अब जो संविधान बनाते हैं वो लोग इस बात को लाए कि हर एक इंसान, हर एक लोग एक बराबर है, समान है, ठीक है। तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गर्व की बात है। All kind of inequality based on the concept of rulers and the ruled or on the basis of caste and gender were to be eliminated। अब सभी प्रकार के जो असमानताएं थे, जैसे कि राजा होता था, प्रजा होता था, फिर लोगों का जाति के धर्म में, जेंडर्स के हिसाब से लोगों को बांटा जाता था, तो ये सब चीज हटाना था। अब सब एक बराबर के माने जाएंगे। All citizens of India should be treated equally and extended equal protection of law without any discrimination based on caste, creed, birth, religion, sex, etc। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका एक जैसा, उनको सम्मान मिले, उनके संग एक जैसा व्यवहार हो, ठीक है। सबको सरकार द्वारा एक जैसा प्रोटेक्शन मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कास्ट, जाति, धर्म, समुदाय का, आपका जन्म का हुआ है, आप किस धर्म से संबंधित रखते हैं, आप महिला है, पुरुष हैं, किसी भी हिसाब से आप लोगों को बांटा नहीं जाना है अब, ठीक है। लोगों में भेदभाव नहीं करना है, सब समान है। Similarly, equality of opportunities implies that regardless of the social economic situation into which one is born, he or she will have the same chance as everybody else to develop his or her talents and choose means of livelihood। साथ ही साथ लोगों को एक प्रकार की अवसर मिले। इस बात को दरकिनार किया जाए कि वह किस सामाजिक आर्थिक अवस्था में है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, वह अमीर है कि गरीब है, या कुछ नहीं देखना है। जो भी अवसर हैं सबको एक बराबर मिले, जिसकी जैसी योग्यता हो उस हिसाब से उसको काम मिले, और इंसान जो भी तरीका चाहे वह चुन सके अपने जीवन को जीने के लिए। 5.7 फ्रैटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। अब देखिए, आइए हम लोग यहाँ पे नए नए वर्ड्स हैं, पहले उन वर्ड्स का मतलब समझे। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व, लोगों में भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? लोगों में गौरव होना चाहिए, वो लोग में मर्यादा होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। फिर यूनिटी मतलब एकता। फिर इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, सच्चाई। इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज मल्टीलिंगुअल, multicultural and multi-religious society, and keeping in view the partition of the country, the framers of the constitutions were very much concerned about the unity and integrity of our newly independent country। अब देखिए, भारत जिसमें बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म समाज के लोग रहते हैं, साथ ही साथ देश का विभाजन भी हुआ। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो लोग संविधान को बनाए वह इस बात को लेके बहुत ध्यान दिए कि देश का, जो हमारा आज़ाद देश है, जो नया नया अभी आज़ाद हुआ है, उसमें लोगों में एकता बनी रहे, साथ ही साथ लोग ईमानदारी से साथ रहे, अखंडता बनी रहे। There was a need for harmonious coexistence among various religions, linguistic, cultural and economic groups। अब देखिए, जितने भी तरह के अलग अलग समुदाय थे, चाहे वो धार्मिक रूप में हो, भाषा के रूप में हो, सांस्कृतिक रूप में हो, या आर्थिक जो समुदाय थे, उनके बीच में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ फ्रेजेस लाइक डिग्निटी ऑफ individuals, fraternity among people and unity and integrity of the nation in the preamble highlight such a need। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें यह चीज़ों को लाना कि हर एक व्यक्ति को अपना सम्मान, गौरव मिलना चाहिए, हर एक व्यक्तियों में भाईचारा होना चाहिए, राष्ट्र की एकता बनी रहनी चाहिए, अखंडता बनी रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में प्रस्तावित की गई, उसमें जोड़ी गई। Egalitarian, a society which feels concerned for meeting the needs of all its members is known as egalitarian society। वह समाज
जो अपने समाज में रहने वाले सभी सदस्यों के जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचती है, उस चीज़ को लेकर चिंतित रहती है, सोचती है, उस पर काम करती है, उसको इगैलिटेरियन सोसाइटी समाज कहते हैं। The egalitarian state is expected to reduce inequalities among citizens and fulfill minimum requirements of all. अब जो egalitarian state राज्य होता है उससे यह माना जाता है, यह एक्सपेक्टेशंस रहता है कि वह असमानताओं को कम करेगी अपने नागरिकों में, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति का जो मिनिमम जो उनकी ज़रूरत है, कम से कम जो ज़रूरत होता है उसको वो पूरा करेगी। The preamble has provided for a vision humane which is democratic, secular and therefore egalitarian. अब जो हम लोग का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है हमारे संविधान में, उसमें यह चीज़ को देखा गया कि लोकतांत्रिक बने, धर्म की बंटवारा ना हो, धर्म निरपेक्ष हो, ठीक है, तो इसलिए यह egalitarian हुआ। Therefore, in spite of not being a part of the Constitution, the preamble has always been given due respect and regard by the courts while interpreting the Constitution. अब देखिए, इस संविधान का हिस्सा ना होकर भी जो हमारा प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वह हमेशा उसका सम्मान किया गया, और जो अदालत है वह भी जो हमारे संविधान है जब इसके बारे में बात करती है, इसको समझने की कोशिश करती है, कोई निर्णय लेती है, तो प्रियम्बल को ध्यान में रखती है। चलिए आइए अब हम लोग 5.8 करते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो फार यू हैव रेड अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, वो जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसकी प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे वीडियोस में पढ़े थे। इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द साइलेंट फीचर्स of the Indian Constitution which directly and indirectly flow from the preamble, indicating the faith of framers in the ideals, objectives and goals as mentioned in our Constitution. अब जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक एक करके जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो प्रियम्बल बना, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे मिलता जुलता है, ठीक है, वहीं से आया है। और फ्रेमर्स जो संविधान बनाए, ठीक है, वो विचारधारा, उद्देश्य और लक्ष्य, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारा जो संविधान है वह क्या है, वह एक लिखित संविधान है। जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ हम लोग मानते हैं, उसी हिसाब से भारत चलता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वह एक लिखित संविधान है। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड एट अ गिवन टाइम एंड कम्स इनटू अ फोर्स और इज अडॉप्टेड ऑन अ फिक्स्ड डेट और एज अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, एक लिखित जो संविधान है, जो दस्तावेज के रूप में आती है, ठीक है, इसको एक समय काल में बनाया जाता है, उसके बाद फिर इसको अडॉप्ट किया जाता है या लागू किया जाता है एक तारीख में। आप अगर हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप पढ़े होंगे कि एक एक तारीख में, जैसे 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन वह लिखा गया था, यह काफ़ी समय से लिखा जा रहा था, लेकिन उस दिन से यह लागू किया गया। As you have already read that our constitution was framed over a period of 2 years, 11 months and 18 days. It was adopted on 26 November 1949 and enforced on January 26, 1950. हम आगे ये चीज़ बताए थे कि जो हमारा संविधान है उसको लिखने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। Certain conventions have gradually evolved over a period of time, which has proved useful in the working of the Constitution. अब देखिए, कुछ कन्वेंशंस हुए, ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ जिनका विकास हुआ, जिनमें बदलाव हुआ, और यह हमारे संविधान का जो काम है, जो कार्य है,
उसको अच्छा करने में यह सहायक हुए। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेजों का संविधान था, वह अलिखित संविधान था। इट इज टू बी नोटेड दो दैट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली an enacted document that could be bodies or institution which may not be included in the constitution but form an important part of governance। अब यह चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो एक लिखित दस्तावेज, जो एक संविधान है, वह क्या एक डॉक्यूमेंट की तरह है, ठीक है, वहां लिखा हुआ है जिसमें हर एक परिस्थिति पे किस तरह से काम होगा वो है। अब यह कुछ लोगों का समूह हो सकता है या उसमें कुछ संस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है, या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन यह हमारे सरकार को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वन कैन मेंशन द प्लानिंग कमीशन। अब भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर कंट्रीज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमारे देश का जो योजना बनेगा, जो विकास होगा, इसके बारे में सोचना होगा, तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन काम करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बट द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन मार्च 1950, नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉर एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो प्लानिंग कमीशन है, यह मार्च 1950 में आया, बनाया गया, और ये कोई एक्ट नहीं था पार्लियामेंट में, और ना ही ये हमारे संविधान का हिस्सा बना। इट वॉज ऑल सेट अप बाई अ कैबिनेट रिजोल्यूशन। अब ये जो कैबिनेट है, जो विधानसभा होती है, ठीक है, यहाँ पे कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं, वो लोग मिलके इसको बनाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कहने का मतलब बहुत लेंथी है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। The original constitution had 395 articles and 8 schedules, while the Constitution of USA has only 7 articles. भारत का जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और जो यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। आगे देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो भारत का संविधान है, ठीक है, उसमें लचीलापन भी है, ठीक है। अब देखिए, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, ठीक है, वो कड़ा है, ठीक है, अकड़ है, वो दृढ़ है, वो बदला नहीं जा सकता। और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि यह लचीला है, ठीक है। अब आइए इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान जो है वह एक अनोखा उदाहरण है, क्या चीज का? कठोरता का और लचीलापन का। इस दोनों को मिलाकर यह बनाया गया है। अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडिंग प्रोसीजर्स। किसी संविधान को हम लोग ये कह सकते हैं कि यह कठोर है या यह लचीला है, इस आधार पर कि उसमें बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है। इन अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ईजी। अब देखिए, जहां पर कठोर संविधान होता है, दृढ़ है, वहां पर किसी भी तरह की बदलाव को करना बहुत ही मुश्किल होता है। अमेंडमेंट करना मतलब कुछ चीजें को जोड़ना, हटाना, बदलाव लाना। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर कंसिडर्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का जो संविधान है वह एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान है। While the British Constitution is considered flexible because amendment procedure is easy and simple. लेकिन जो ब्रिटिश संविधान है उसको लचीला कहा जाता है क्योंकि इसमें आसानी से आप बदलाव कर सकते हैं और यह बहुत ही आसान है। The Constitution of India provides 3 categories of amendments. भारतीय संविधान जो है उसके 3 श्रेणियां हैं बदलाव के लिए, चाहे आप कुछ इसमें जोड़ें या हटाएं। The first category, amendment can be done by 2 houses of parliament, simple majority of the members present and voting before sending it for the president's assent. सबसे पहले क्या होता है, देखिए 2 हाउसेज है पार्लियामेंट का, ठीक है, उस दोनों हाउस में, ठीक है,
कोई भी जो अमेंडमेंट लाना है, कोई भी कानून लाना है, उसको पारित किया जाता है। कैसे लाया जाता है? जितने भी मेंबर्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो लोग वोटिंग करते हैं। जब दोनों हाउसेस से कोई भी धारा पास हो जाती है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि प्रेसिडेंट उसको लागू करें। इन द सेकेंड कैटेगरी अमेंडमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब दूसरे कैटेगरी में जो बदलाव है, अमेंडमेंट है, उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। Such an amendment can be passed by each house of parliament by a majority of the total members of that house as well as by the 2/3 majority of the members present and voting in each house of parliament and sent to the president for his assent which cannot be denied। अब देखिए, अब जो सेकंड केस है उसमें क्या हुआ कि कोई भी एक दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इसको पास करना है, ठीक है। तो एक में मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, अब मान लीजिए अगर एक हाउस में 100 लोग हैं तो मेजॉरिटी मतलब कम से कम 51 लोग उसको माने। अब दूसरे हाउस में भी मान लीजिए 100 लोग हैं तो 2/3 इसका चाहिए। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 67 वोट्स उस पर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही यह प्रेसिडेंट्स के पास भेजा जाएगा और जो राष्ट्रपति है वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और इसको लागू करेंगे। इन द थर्ड कैटेगरी, बिसाइड्स द स्पेशल मेजॉरिटी मेंशन्ड इन द सेकंड कैटेगरी, द सेम हैज टू बी अप्रूव्ड आल्सो बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए तीसरे कैटेगरी में क्या है, सेकंड कैटेगरी का दोनों नियम फॉलो होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, उनका भी कम से कम 50% लोग इसको मानेंगे, तब जाके वो पारित होगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स को क्या कहते हैं? राज्य विधानसभा जो होती है। Thus, you see that the Indian Constitution provides for the type of amendments ranging from simple to most difficult procedure depending on the nature of the amendment। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत तरह के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। एकदम साधारण से लेके बहुत ही जो कठिन बदलाव हैं उनके लिए भी यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं कि आप उसको कैसे पारित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। फिर आता है फेडरल पॉलिटी। अब देखिए इसका पहले मतलब समझिए। फेडरल पॉलिटी, फेडरल पॉलिटी का मतलब होता है संघीय विनम्रता। फेडरल मतलब जहां पे संघ होता है, संयुक्त, सब मिलकर करते हैं, ठीक है। पॉलिटी का मतलब राजनीति, संयुक्त राजनीति। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर। भारत में जो राजनीति है वो संयुक्त राजनीति के रूप में है, फेडरल नेचर का है। इन अ फेडरेशन देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। एक फेडरेशन में 2 तरह के 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, सरकार होते हैं। देयर इज वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री विच इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर ईच यूनिट और स्टेट। अब देखिए एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। साथ ही साथ एक सरकार होती है हर एक हिस्से के लिए, हर एक राज्य के लिए, जिसको हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। The United States of America is a federation, whereas the United Kingdom, Britain, has a unitary form of government। अब देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक फेडरेशन है, ठीक है, और यूके, ब्रिटेन, यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही सरकार है। इन अ यूनिटरी स्ट्रक्चर देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड द पावर इज सेंट्रलाइज्ड। अब यूनिटरी स्ट्रक्चर में अब देखिए एक ही सरकार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां एक ही सरकार है, वही पूरे देश को चलाती है, उसी के पास सारा अधिकार है, सारे शक्तियां उसी के पास है। और जहां पे फेडरेशन होगा वहां पे 2 सरकार होगा, एक होगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश को चलाएगी। उसके बाद राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हर एक स्टेट दिया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म फेडरल स्टेट। अब देखिए जो भारतीय संविधान है वह फेडरल स्टेट ये शब्द का इस्तेमाल, ये टर्म का इस्तेमाल नहीं करती है। इट सेज दैट इंडियन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह कहता है कि भारत जो है वह क्या है, यूनियन है स्टेट्स का। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए जो शक्तियां हैं
वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटी गई हैं। सिंस इंडिया इज अ फेडरेशन, सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस बिकम्स नेसेसरी। अब देखिए, भारत क्या है, वह एक फेडरेशन के अंतर्गत आता है, तो यह जो काम को बांटा गया है यह बहुत ही जरूरी है। There are 3 lists of powers such as union list, state list and the concurrent list. अब 3 तरह के लिस्ट हैं शक्तियों की, एक है यूनियन लिस्ट, एक दूसरा स्टेट लिस्ट, फिर कॉन्करेंट लिस्ट। These lists have been explained in the lesson 8 in detail. आगे के वीडियोस में जब हम लोग 8वें नंबर चैप्टर पे आएंगे, आप लाइन से वीडियोस पढ़ते रहेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। On the basic of this distribution, India may be called a federal system. अब इस आधार पर यह जो हम लोग वितरण कर रहे हैं, जो शक्तियों को अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, अलग अलग तरह से बांट रहे हैं और देश चला रहे हैं, इसको हम लोग फेडरल सिस्टम कह सकते हैं। The supremacy of the judiciary is an essential feature of a federation so that the constitution could be interpreted impartially. अब देखिए, जो न्याय है, ठीक है, उसके पास सर्वोच्च अधिकार, सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी फेडरेशन में, ताकि जो संविधान है वह सही से चल सके। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ताकि संविधान को बचाया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके। However, in case of Indian federalism, more powers have been given to the union government in administrative, legislative, financial and judicial matters. हालांकि जो इंडियन फेडरलिज्म है उसमें केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। किस चीज़ में? एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल और जुडिशियल मैटर्स में। In fact, the Indian federal setup stands out with certain distinctive unitary features. अब देखिए, जो भारतीय फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जो महासंघ है, उसका एक अनोखा विशेषता भी है। The makers of our constitution, while providing for 2 sets of governments at the center and in the states, provided for division of powers favoring the central government, appointment of the head of the state government by the central government, single unified judiciary, single citizenship indicated the unitary nature of our federalism. अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो लोग हमारे संविधान को बनाए तो वो 2 तरह के सरकार बनाए, एक, ठीक है, और एक सेंटर की है, ठीक है, एक केंद्र बनाए। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ताकत मिला, ठीक है, राज्य सरकार से, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होगा, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाएगा। फिर एक प्रकार का जो न्याय प्रणाली है वो पूरे देश में होगा, ठीक है। उसके बाद नागरिकता, अगर आप भारत के हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप पूरे भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो इसको एक यूनिटरी नेचर कहा गया फेडरलिज्म का, मतलब सब एकजुट है, चाहे वो किसी भी राज्य में। Therefore it is said that India has a काशी फेडरल सेटअप। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो एक काशी फेडरल सेटअप है। अब ये क्या होता है, आइए दिखाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। काशी फेडरल, इट मीन्स अ फेडरल सेटअप वेयर डिस्पाइट हैविंग 2 क्लियर सेट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, मोर पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। काशी गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए फेडरल सेटअप है, ठीक है, 2 सरकार है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, एक है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसको ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। फिर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में अभी हम आपको आगे पढ़ाए थे। पार्लियामेंट्री मतलब क्या होता है? संसद, ठीक है, संसदीय जो डेमोक्रेसी होता है, धर्मनिरपेक्षता डेमोक्रेसी का मतलब होता है। इसको और अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो डेमोक्रेसी जनतंत्र, जहां पे जनता के हिसाब से सरकार चुनी जाती है। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में जो जनतंत्र है वो क्या है? संसदीय है। दिस हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। अब ये हम लोग कहाँ से लाए थे? जो ब्रिटिशर्स का तरीका था, उनके तरह से।
In a parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and the executive. अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है वहां पर लेजिस्लेचर, विधानमंडल, विधानसभा और एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी अधिकारी, इनके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है. द कैबिनेट इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. अब जो विधानसभा होते हैं उन्हीं से कैबिनेट बनता है, विधानसभा के सदस्यों से. द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेटर. अब जो कैबिनेट के लोग होते हैं वह एग्जीक्यूटिव, जो लोग काम करते हैं उसके लिए वह उत्तरदायी है. इनफैक्ट द कैबिनेट होल्ड्स ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर. अब देखिए, जो कैबिनेट है वो तब तक अपने कार्य क्षेत्र को, ऑफिस को बनाए रखते हैं जब तक वह लेजिस्लेचर जो है उनका विश्वास जीते रहते हैं वो. ठीक है. इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल. अब देखिए, यह जो डेमोक्रेसी का तरीका है इसमें जो स्टेट का हेड होता है, जो सबसे ऊपर रहता है, वो नॉमिनल होता है. इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. अब देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह सबसे ऊपर होता है. Constitutionally, at the president enjoys numerous powers, but in practice, the Council of Ministers headed by the Prime Minister, which really exercise these powers. अब देखिए, संविधान के हिसाब से जो राष्ट्रपति होता है उसके पास बहुत सारा शक्तियां होती हैं, लेकिन जब यह प्रैक्टिस पे आता है, ठीक है, तब देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर्स के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं, वह इन शक्तियों का असल में इस्तेमाल करते हैं. द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब जो राष्ट्रपति है वह प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके सुझाव पर काम करते हैं. फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. अब देखिए, आप भारत के नागरिक हैं या किसी भी देश के नागरिक हैं, यहाँ पे हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपकी कुछ अधिकार हैं, आपका कुछ कर्तव्य है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय सर्टेन राइट्स विच इंश्योर गुड लिविंग. हर एक इंसान के पास कुछ अधिकार हैं जिससे उसको एक अच्छा जीवन मिले. इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स. अब जहां पर जनतंत्र रहता है, लोकतंत्र रहता है, वहां पे हर एक नागरिक को एक बराबर का अधिकार मिलता है. The constitutions of India guarantees those rights in the form of fundamental rights. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वह इस बात का गारंटी देता है कि जो उसके नागरिक है उनके विशेष कुछ अधिकार हों, विशेष अधिकार हों. फंडामेंटल राइट्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का बहुत सारा विशेषता है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स अबाउट विच यू विल रीड इन द फॉलोइंग लेसन. अब देखिए, जो हमारा संविधान है वह 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरीज. अब देखिए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो कानूनी रूप में है, ठीक है, और आपके अधिकार को कानून, न्यायपालिका उसकी रक्षा करते हैं. इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज राइट्स वन कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर प्रोटेक्शन. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अधिकारों को आपसे छीनता है या कुछ गलत करता है, तो आप जाके उसके ऊपर केस कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट. जो 42वां अमेंडमेंट हुआ उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में जोड़ा गया हमारे संविधान में. इट लेज डाउन अ लिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया. यह भारत के जितने भी नागरिक थे उनके लिए उनके 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है.
while the rights are given as guarantees to the people, the duties are obligation which every citizen is expected to perform. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वह आपको इस बात का गारंटी देता है कि आपकी ये अधिकार हैं, आपको ये चीज मिलेगा, लेकिन जो आपके कर्तव्य हैं वह आपको मानना ही होगा, हर एक नागरिक को मानना होगा। ठीक है, आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते हैं। अब देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, जो राज्य का जो पॉलिसीज होता है उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनदर यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, इसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, आयरिश के संविधान से लिए थे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू आवर पीपल। अब यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, यह हमारे संविधान में लाया गया ताकि लोगों को सामाजिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय मिले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब निर्देशक सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम एट एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया वेयर देयर विल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। अब देखिए, ये जो निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो उद्देश्य बना, ये हर एक राज्य के विकास के लिए बना, ताकि भारत में जो भी राज्य हो उसमें जो पैसा है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो, सभी के पास हो। यू विल रीड अबाउट दीज प्रिंसिपल्स मोर इलैबोरेटरी इन लेसन 7। आगे के वीडियोस में जब हम लोग लेसन 7 तक पहुंचेंगे तब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो निर्देशक सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब देखिए, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, न्याय प्रणाली, ठीक है, वह सिंगल इंटीग्रेटेड है। कहने का मतलब क्या है? एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली। इंडिया हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत में जो न्याय प्रणाली है वह एक है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। पूरे भारत में चाहे जितने भी छोटे छोटे राज्य हों, ठीक है, जितने भी स्टेट हो, भारत जो देश है उसका सबसे ऊपर, सारे कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है। द हाई कोर्ट्स कंट्रोल एंड सुपरवाइज द लोअर कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स है उनको नियंत्रित करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनके काम को देखता है। द इंडियन जुडिशरी thus stands like a pyramid with the lower courts at the base, high courts in the middle and the supreme court at the top। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम वो इस तरह से एक पिरामिड का है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देखता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, और सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। अब देखिए, जो भारतीय न्यायिका है, न्याय प्रणाली है, वह इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वह स्वतंत्र है। द इंडियन जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अब जो भारत का जो न्याय प्रणाली है वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर्स हो, विधानमंडल, विधानसभा, कोई भी हो, वो सबसे स्वतंत्र है। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली। अब जो जज होते हैं, ठीक है, वो अपने क्वालिफिकेशंस के आधार पर चुने जाते हैं और उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। यू विल रीड अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन डिटेल इन लेसन 12। लेसन 12 जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में, तब हम लोग जो हमारा न्यायपालिका है उसका स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसे काम करता है। आगे देखिए, सिंगल सिटीजनशिप। जो लोग भारत में रहते हैं, जो नागरिकता है भारत में लोगों की, वह सिंगल सिटीजनशिप के आधार पर है। एकल नागरिकता।
In a federal state, usually the citizens enjoy double citizenship, as in the case in the USA. अब जो फेडरल स्टेट होता है वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको डबल सिटीजनशिप मिलता है, जैसे कि यूएसए में है, अमेरिका में है. इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप. भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है. It means that every Indian is a citizen of India irrespective of the place of his or her residence or place of birth. कहने का मतलब आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, ठीक है, चाहे आपका जन्म कहीं भी हो, आप रहते कहीं भी हो, आप भारत के नागरिक हैं. He or she is not a citizen of the constituent state like Jharkhand, Uttaranchal और Chhattisgarh to which he or she may belong to, but remains a citizen of India. अब आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का सिटीजन नहीं है. जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मान लीजिए कोई झारखंड में रहता है, कोई उत्तरांचल में रहता है, कोई छत्तीसगढ़ में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई न्यू दिल्ली में रहता है, तो आप उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के नागरिक नहीं हैं, आप पूरे भारत के नागरिक हैं. All the citizens of India can secure employment anywhere in the country and enjoy all the rights equally in all the parts of India. भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाकर कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, अपने जीवन को जी सकता है, और भारत के हर एक हिस्से में भारत के नागरिक को एक समान अधिकार मिलेगा. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट. अब देखिए, भारत का जो लोकतांत्रिक रूप है वह कैसे चलता है? एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर. Every citizen of India who is 18 years of age or above is entitled to vote in the election irrespective of caste, sex, race, religion or status. भारत का हर एक नागरिक जो कि 18 साल का है या उससे बड़ा है, उसके पास ये अधिकार है कि वह इलेक्शंस में अपना वोट देगा, अपना मताधिकार देगा, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, वह भारत का नागरिक है. और अगर 18 साल का है या उससे ऊपर है, उसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, तो वह वोटिंग देगा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टैब्लिशेस पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया थ्रू द मेथड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. जो भारतीय संविधान है वह यह जो राजनीतिक समानता है, ठीक है, भारत में यह लागू करती है, लाती है, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है. मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 18 साल का हो या 18 साल से बड़ा है, तो उसके पास अधिकार है अपनी सरकार को चुनने में, मताधिकार, अपना वोट देने का. इमरजेंसी प्रोविजंस. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑल्सो foresaw that there could be situations where the government could not be run as ordinary times. अब देखिए, जो संविधान बना रहे थे वह यह भी चीज़ देखे कि ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि जो सरकार है वह अपने कार्य को पूरी तरीका से सही से नहीं कर पा रही है. टू कोप विथ सच सिचुएशन द कॉन्स्टिट्यूशन एलाबोरेट्स ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस. अब इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान बनाया गया उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी लाया गया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविजंस ऑन इमरजेंसी. 3 तरह के प्रोविजंस हैं. इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन. अब देखिए, इमरजेंसी आ सकता है जब युद्ध छिड़ जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रेबेलियंस हो जाए. इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. अब देखिए, राज्य में जो संविधान है जो चल रहा है ये फेल हो जाए तब इमरजेंसी आ सकती है. फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक रूप से इमरजेंसी आ सकती है. अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस यू विल रीड इन डिटेल इन लेसन 9. और जब आप लेसन 9 पढ़ेंगे तब आप ये इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं वो देखते हैं हम लोग. वॉट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा. अ कॉन्स्टिट्यूशन सिंबलाइजेस इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री. एक संविधान यह बताता है, ठीक है, कि वह जो देश है वह आज़ाद है, स्वतंत्र है. फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ अ फ्री कंट्री आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए, एक आज़ाद देश में किस तरह से सरकार चलेगी, सरकार कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखित होती हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कीपिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज द बैकड्रॉप
which reflected in the aspiration of the people of India. अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो संविधान को लिखे, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि उद्देश्य क्या है, जो उस देश के नागरिक है, भारत के जो नागरिक हैं वह क्या चाहते हैं. द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन November 26, 1949 when the Constituent Assembly formally adopted the new constitution. अब देखिए जो लोग संविधान बना रहे थे, लिख रहे थे, वह 26 नवंबर 1949 में यह पूरा लिख दिए और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इस नए संविधान को लागू किए, इसको अडॉप्ट किए. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम January 26, 1950. 26 जनवरी 1950 में यह संविधान लागू कर दिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ प्रियम्बल which declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब देखिए जो हमारा संविधान है वह एक प्रस्तावना से आरंभ हुआ, ठीक है, जिसमें भारत को सर्वशक्तिशाली सर्वोच्च सत्ता दी गई. सामाजिक रूप से इसमें लिखी गई कि समाजवाद क्या होगा इसमें. फिर सेकुलरिज्म, मतलब सारे धर्म के लोग एक जैसे हैं, सबको एक समानता मिलेगी, धर्म के हिसाब से लोगों को बांटा नहीं जाएगा. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना, लोकतांत्रिक गणतंत्र बना. द प्रियम्बल ऑल्सो मेंशंस द गोल ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैटर्निटी अमंग द पीपल, एश्योरिंग डिग्निटी टू इंडिविजुअल. अब जो प्रियम्बल, जो प्रस्तावना दिया गया, उसमें ये बातों को भी ध्यान रखा गया कि सभी को एक बराबर का अधिकार मिले, सभी को न्याय मिले, सभी को आज़ादी मिले, जितने भी नागरिक हो वो सब एक समान रह सकें, भेदभाव ना हो. फिर जो देश है उसमें एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, ठीक है, लोगों को उनका सम्मान मिले, उनके सम्मान की रक्षा करने की अधिकार मिले. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स. अब जो भारत का संविधान है इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं. इट इज द लेंजीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़े थे कि यह पूरे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह कठोर भी है, इसमें आसानी से बदलाव भी नहीं हो सकता, लेकिन यह लचीला भी है, इसमें बदलाव करने के बहुत सारे तरीके भी हैं. हम लोग 3 तरीकों के बारे में पढ़े थे. The Constitution provides a quasi federal setup with a strong center. अब जो हमारा संविधान है वो काशी फेडरल सेटअप के बारे में बात करता है कि देखिए 2 प्रकार के सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं. देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो शक्तियां हैं वो बांटा गया है. The Supreme Court of India is the apex of the Court of India which will resolve the disputes between the center and the state or between the states. अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है भारत में वह सबसे ऊपर में है, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें, जो न्यायपालिका है उसमें, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट देखता है. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द रियल पावर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. अब देखिए जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको निर्देश देते हैं कैसे क्या काम करना है, उनके पास असली शक्तियां होती हैं और वह उत्तरदायी होते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में. वह जो भी काम करते हैं उनको उनका लेखा जोखा देना होता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिसेबल. अब देखिए जो भारतीय संविधान है वह मूल्य अधिकार के बारे में बात करती है, लोगों की मौलिक अधिकार के बारे में बात करती है, ठीक है, जो कि उनका अधिकार है. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव आल्सो बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है. अब देखिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिव्स अ कॉन्क्रीट शेप टू द वेलफेयर कॉन्सेप्ट. अब जो डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, धन संपत्ति, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे, वह सभी को बराबर मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। और इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यह हर एक राज्य का विकास होने में, उसके लोगों का वेलफेयर होने में, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण होने में मददकारी होती है। तो अब लाइन से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और देखिए, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पेनड्राइव क्लासेस भी होते हैं। और देखिए, मैं बहुत सारा वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, बहुत हमारा भी खर्च होता है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पढ़ के अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 500, 1000 जितना भी आपका समर्थ हो, आप हमें डोनेशन दे सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, सारे माध्यम से, ताकि हमारा भी कुछ हेल्प में हो और हमें और भी प्रोत्साहन मिले, ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें। तो हमारा साथ बनाए रखिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और लाइन से वीडियोस को पढ़िए। धन्यवाद।